हनीफ खान अपने घर एक हफ्ते से पड़ा था। इस दरमियान सरदारों की तरफ से खैरियत की देगे नतू खां की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए तकसीम की जाती रही और दीगर देहातों के हजारों गरीबों को ये नियाज तकसीम की जाती थी। नतू खां के लिए दुआएं मांगी कुरान खानी का सिलसिला इमाम साहब की निगरानी में अलग से मुसलसल जारी रहा और अब हनीफ खां को यकीन हो गया था कि सरदार उसके हमदर्द और फजल शाह उसका दुश्मन था। वो जानता था पुलिस की इतनी हिम्मत भी नहीं कि अजीज तेली के बयान पर रियासत शाह से कुछ पूछ ही कर ले। वो बेपनाह असर रसूख का मालिक था और कम अज कम किसी के बयान की दलील बनाकर तो कोई पुलिस ऑफिसर रियासत शाह या फजल शाह के वरन गिरफ्तारी हासिल नहीं कर सकता था। इसका बाप जो एक जवां मर्द था, वो जानता था कि जब तक अपने बाप के खून का कर्ज नहीं चुकाएगा कभी चैन की नींद नहीं सो सकेगा। उसके मामू नजर मोहम्मद को इसकी पल पर बदलती हालत का अंदाजा हो रहा था। नजर मोहम्मद की जमाना साज निगाहों ने देख लिया था कि हनीफ खां के अंदर क्या जंग छिड़ी हुई है। वो जानता था कि हनीफ खां एक मर्तबा हाथ से निकल गया तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा और अब इस खानदान की अगर कोई उम्मीद थी तो वो यही थी। इसकी ख्वाहिश थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो नथू खां की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। उसके बेटे की शादी हनीफ खां की फुफुदा सूरा से करवा दे जो बचपन ही से हनीफ खां से मंसूब कर दी गई थी। लेकिन हनीफ कुछ और ही सोच रहा था। उस रोज रात देर गए जब उसने अपनी हवेली की बैठक पर एक मानूस सी दस्तक सुनी तो चौंके बगैर ना रह सका। ये कौन था जो इस तरह चोरी छुपे हवेली के अंदर घुस आया था और अब बड़े राजदाराना अंदाज में दस्तक देकर उसे बेदार कर रहा था। अपने सिरहाने धरे पिस्तौल को एक हाथ से संभालते हुए उसने दूसरे हाथ से अचानक दरवाजा खोल दिया। बैठक के बाहर जलने वाले बल्ब की रोशनी में जब उसकी नजर अपने सामने खड़े नौजवान पर पड़ी तो हैरत और खुशी से एक लम्हे के लिए तो उसकी ज्यादा ही बांगें खिल गई थी। दूसरे ही लम्हे उसने पिस्तौल बिस्तर पर फेंका और दोनों बाहें फैलाकर बारी बारी दोनों एक दूसरे से लिपट गए। तुम इसके मुंह से बेइख्तियार निकला। ये दोनों मुख्य सांसी के बेटे थे, इसके बाप के दिरीना दोस्त के बेटे जिन्हें मुख्य सांसी ने अपने यार की ताजियत के लिए भेजा था। तुम लोग चुन्नी तुम कैसे कब आए? हनीफ खां बेकरारी से उनके बाजू हिला हिलाकर इस बात की तस्दीक कर रहा था कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा। नीफे नथू खां सिर्फ तेरा बाप ही नहीं था, हमारा भी कोई रिश्ता था उससे। उसने हमारी 2 बहनों को अपने हाथ से ब्याया है। हम 6 भाई हैं नीफे। मेरी माँ ने हम दोनों को अपनी धारें बख्श कर यहाँ भेजा है। हम पर खाना पीना हराम है जब तक हम अपने बाप का बदला ना ले लें। हमें परसों ही खबर मिली थी कि चाचे को किसी ने कत्ल कर दिया। इधर से कुछ लोग गए थे जिन्होंने बताया। तब से अब तक हमारी माँ ने एक नवाला रोटी का नहीं खाया। मेरे बाप की आत्मा को चैन नहीं आएगा जब तक हम अपने चाचे का बदला ना चुका दें। नीफे हम मर नहीं गए थे, सारी जिंदगी इस बात का दुख रहेगा तूने हमें खबर ना की। तूने हमारे साथ एक भाई होकर जुल्म किया। अरे हम 2 मर गए तो क्या हो गया, अभी हम 4 बाकी हैं और हम फिर थे ही कितने दूर, बस मील 2 मील की फासले पर तो थे। तूने क्या समझ लिया कि हमारे बाप मुख्य सांसी की मौत से सारे रिश्ते टूट गए हैं? अरे हम अभी जिंदा हैं, हम तो नहीं मर गए थे। चन्नी और तो लोग बच्चों की तरह सिसकियां लेते उससे लिपट गए। हनीफ खां को आज पहली मर्तबा दिल खोल कर रोने का मौका मिला था। उसने दोनों के साथ मिलकर अपने बाप की जुदाई का मातम किया और खुद पर लानत डाली कि उसके जिंदा होते हुए इसके बाप के कातिल जिंदा घूम रहे थे। लेकिन वो करता भी क्या। इस दरमियान नजर मोहम्मद साए की तरह उसके साथ चिपका रहा था। उसकी माँ ने मुतअद्दिद मर्तबा उसके सामने हाथ बांध कर इल्तिजा की थी कि वो अपने खानदान की वाहिद उम्मीद है और इसका कोई भी गलत कदम इसके खानदान ही का नामो निशान मिटा देगा। क्या ये सब दलाइल इसके लिए काफी थे? उसने सोचा और जिंदगी में पहली मर्तबा शिद्दत से उसे अपनी बुज़दिली का एहसास हुआ। उसका बाप सच कहा करता था कि औरत की सोहबत और शराब की रग़बत मर्दों को मुज़दिल बना देती है। उसने तो एक ही वक्त में दोनों बुराइयां अपना ली थी। तरलो की ऐसी बात नहीं है। अभी मेरा खून इतना बेगैरत भी नहीं हुआ कि बाप के कातलों का हिसाब किताब सरकार दरबार पर छोड़ दूं। मैं तो रसूमात मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा था, अब मैं खुद ये कर्ज चुकाऊंगा। उसने शेर की तरह धाड़ते हुए कहा। नहीं हनीफ खां, अकेले नहीं। हमने अपने बुजुर्गों की जिंदगी में तमाम बड़े काम इकट्ठे मिलकर किए हैं। अब तू अकेला क्यों जाएगा? आखिर हमारा भी कोई हक है या नहीं? तेरे और हमारे बाप के दरमियान कोई रिश्ता ना सही, आखिर एक रिश्ता तो है और तू वो जानता है कितना मजबूत है। तरलोकी ने कहा। शायद माँ आ रही है, उसके सामने इंतकाम की कोई बात नहीं करना, समझ गए ना? हनीफ खां ने दूसरे कमरे में आहट महसूस करके दोनों से कहा और दोनों चुप होकर खड़े हो गए। अस्करी दूसरे कमरे में गुफ्तगू की आवाज सुनकर आई थी। इसे बातों की समझ में नहीं आ रही थी लेकिन आवाजें जानी पहचानी दिखाई दे रही थी। चंद मिनट तक वो दम साधे लेटी रही, फिर से मजीद जब्त न हो सका तो हिम्मत करके उठ खड़ी हुई और अब वो अपने बेटे के कमरे की तरफ जा रही थी। कमरे का दरवाजा खुलने पर इसकी नजर मुख्य सांसी के लड़कों पर पड़ी तो बेख्तियार इसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों चाची चाची कहते कंधे से लिपट गए। काफी देर तक कमरे की फिजा सोगवार रही। हनीफ खां ने कभी जिंदगी में अपनी माँ को इतनी बातें करते नहीं सुना था। वो मादी का एक एक हवाला दोहरा कर खुद भी रो रही थी और उन्हें भी रुला रही थी। सुबह तक वो उनसे बातें करती रही और जब गांव के मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई तो नमाज पढ़ने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। रवानगी से पहले उसने अपने बेटे को सख्ती से ताकीद की थी कि इन दोनों को गाँव के बाहर ना जाने दे। बेटा, तुम्हारा बाप जिंदा था तो और बात थी, अगर खुदा न खास्ता इनके साथ कुछ हो गया तो रोज़े क़यामत में अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगी। उसने सारी जिंदगी में अजीज तेली की गिरफ्तारी और सरदारों की तरफ से नथू खां की मौत के बाद की रसूमात में भरपूर शिरकत की इत्तलात मिलने के बाद से रियासत शाह को खास तशवीश लाहक हुई थी। उसे अचानक ही पांसा पलटने का एहसास हुआ था। अगर ये सब कुछ सच साबित था
तो जिनकी इत्तला उसे मिली थी तो इसका मतलब था रियासत शाह के लिए बेपनाह मुसाइब के और कुछ नहीं था। वो जानता था सरदार रशीद अब इसके लिए लॉन्च मिसाइल खड़े कर देगा। लेकिन नतू खां की मौत के तीसरे ही दिन जब उसे सरदार रशीद की तरफ से हाथ मुलाकात पैगाम मिला तो वो चौंके बगैर न रह सका। कोई चाल ना हो, फजल शाह ने तबसरा किया था। नहीं फजल शाह, अभी वो इस काबिल नहीं हुआ कि ढंग से कोई चाल चल सके। अलबत्ता उसने अपने पत्ते खेलने की कोशिश की है। शायद सियासतदान बनना चाहता है बेचारा, रियासत शाह ने बड़ी मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा था। बहरहाल ये बात तो माननी होगी कि फिल वक्त इसका पलड़ा भारी है। नतू खां वाली बादी भी उलट गई और रियासत शाह ने गुस्से से फजल शाह की बात काटकर तंजिया लहजे में दरियाफ्त किया। मेरा मतलब था भाई साहब के, तुम्हारा जो भी मतलब था एक बात ध्यान से सुन लेना कि अगर खुदा खास्ता हमारे हाथ से समझे की सीट निकल गई तो हम पर लामतनाही अदाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा और तुम्हें वो तमाम इम्कानात खत्म करने होंगे जो हमारी शिकस्त का सबब बन सकते हैं। रियासत शाह ने इसकी बात काटते हुए कहा। ऐसा ही होगा शाह साहब, ऐसा ही होगा। फजल शाह ने गर्दन झुका दी। कल दोपहर को ही मुलाकात का प्रोग्राम रख लो। और दूसरे प्रोग्राम का क्या बना? हनीफ खां को पैगाम गया कि नहीं? रियासत शाह कोई गहरी चाल चलने जा रहा था। इनायत भाई ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो अपनी बेटी की मदद से हनीफ खां को बावर करवा देगी कि इस कत्ल से शाहपुर वालों का दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं और अजीज तेली दरअसल सरदारों का आदमी है जिसे इन्होंने लंबी रकम देकर इस तरह का बयान देने पर आमादा किया है जिससे ये जाहिर हो कि इस कत्ल में शाहपुर वालों का सैयदों का हाथ है। दरअसल ये सारा घड़ा के इनका अपना फैलाया हुआ है और खुर्रा मिल जाने की वजह से इन्होंने भुखलाकर हम पर इल्जाम तराशी शुरू करा दी है ताकि हनीफ खां के इंतकाम से बच सकें। शाह जी, एक मरतबा जब शराब और शबाब का नशे इसके दिमाग को चढ़ा तो सावन के अंधों की तरह इसे हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देगा और ज़हरा बाई उसका ख्याल भूल कर भी इस तरफ नहीं जाने देगी। मैंने इसी बुरे वक्त के लिए कार्ड संभाल कर रखा हुआ था। फजल शाह ने उसे दूसरे मंसूबे की तफसीलात बताई। ठीक है फजल शाह, बस एक बात जहन में रखना कि अगर इस मरतबा कोई चाल उल्टी पड़ गई तो हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। रियासत शाह ने अपनी मूंछों पर उल्टा हाथ फेरते हुए कहा। मैं जानता हूँ शाह जी, मैं जानता हूँ। फजल शाह ने अपनी बात दोहराई। सरदार रशीद से मुलाकात के लिए इन्होंने शहर के एक दूर दराज इलाके में राजदारी के मुकम्मल एहतमाम के साथ मुलाकात पर आमादगी जाहिर की थी। चूंकि जगह का तयन रियासत शाह ने खुद किया था इसलिए वो मुतमईन था। इसे यकीन था कि इस मुलाकात की बिनक भी किसी के कानों कान नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर बाद दोनों अपने दो मुसल्ला बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी लैंड क्रूजर और जीप में शहर की दूसरी तरफ उड़े जा रहे थे जहां इन्होंने सरदार रशीद से मुलाकात करनी थी। इनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक सरदार रशीद अपने भाई मुरीद सरदार और आलमदादा के साथ पहले ही से इनके बताए हुए ठिकाने पर पहुंच चुका था। ये उनके एक मुश्तरका दोस्त की कोठी थी जिसके ताल्लुकात बैक वक्त दोनों सैयदों और सरदारों से थे। दोनों की मेजबानी मकामी दोस्त ने की और थोड़ी देर के बाद गपशप के लिए दोनों पार्टियों को मुज़ाकरात के कमरे में पहुंचा दिया। दोनों ही को इस बात की गारंटी पहले से दी गई थी कि उनकी बातचीत कामयाब हो या नाकाम रहे, बहरहाल इस मुलाकात का राज कभी अफशा नहीं होगा और दोनों पार्टियां हल्फन इस बाबंद होंगी। कमरे में एक तरफ सरदार रशीद और आलमदादा और दूसरी तरफ रियासत शाह और फजल शाह बैठे थे। सरदार रशीद ने गुफ्तगू का आगाज किया। रियासत शाह, हमारी तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी या दोस्ती नहीं, क्योंकि ना हमने आज तक तुम्हारे धंधे पर असरअंदाज हुए हैं और ना तुम हमारे पर। यूं भी हम लोग अलग अलग इलाकों में काम करते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि अब भी हम इसी तरह अलग अलग इलाकों में काम करें और ताल्लुकात की नोयत भी बरकरार रहे। लेकिन इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी तुमने की है। रियासत शाह ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नहीं रियासत शाह, जिसे तुम खिलाफ वर्जी कह रहे हो नागजीर जरूरत थी। तुमसे ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है कि रियासत शाह के इस मुल्क में किसी भी सतह की बदमाशी करने के लिए सरकार दरबार में असर रसूख जरूरी है। हमारे पास सिर्फ यही एक कमी थी। तुम गुज़श्ता 15 साल से सरकारी गोद में बैठकर शतरंज खेल रहे हो। मेरे ख्याल से अब हमें यह मौका मिलना चाहिए। आखिर हम कब तक थानेदार और रेंजर्स इंस्पेक्टरों के पेट भरते रहें? क्यों ना अब हम इनसे अपना हिस्सा वसूल करें। सरदार रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो सरदार रशीद, सब काम सब लोगों के लिए नहीं होते। तुम ख्वामख्वाह हमारे फट्टे में टांग ना अड़ाओ। जिस तरह की जमानत तुम्हें चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे गैर कानूनी धंधों की हिफाजत मेरा जिम्मा होगा, लेकिन तुम इस खेल में ना आओ। रियासत शाह ने उसे समझाने के अंदाज में कहा। शाह जी, कम से कम आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। अब तक आपको अंदाजा हो ही जाना चाहिए कि मैं इस खेल के दाव पेज आपसे ज्यादा सीख गया हूँ। नतू खां की मिसाल तुम्हारे सामने है रियासत शाह। सरदार रशीद ने अल्फाज चुबाते हुए कहा। और बस एक ही फतह पर दिमाग खराब हो गया। रियासत शाह ने तंजिया लहजे में कहा। देखो रियासत शाह, हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, यूं भी हमारा असूल है कि जो काम भले मानसी से हो जाए इसके लिए ज्यादा धूम धड़ाका जरूरी नहीं। रियासत शाह, मोहब्बत और जंग की तरह सियासत में भी सब जायज है। इस बात को कभी नजरअंदाज न करना कि हनीफ खां हमारे कब्जे से नहीं निकल सकता। तुम एक तवाइफ के जरिए उसे कब तक काबू में रख सकोगे? हम ऐसी दर्जनों तवाइफे जमा कर सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम इस सतह पर उतरना नहीं चाहता। इलेक्शन में 4 रोज बाकी हैं और तुम हार चुके हो। तुम अगर अहमको की जन्नत में नहीं रहते तो तुम्हें इल्म हो चुका होगा कि तुम हार चुके हो। अलबत्ता मेरे पास तुम्हारे लिए अब भी एक काबिल इज्जत पेशकश मौजूद है। इस बात को ध्यान में रखना रियासत शाह कि फिल वक्त पलड़ा मेरी तरफ झुका हुआ है।
इस इलेक्शन के नतीजे में अगर मैं हार भी जाऊं तो बज़ाहिर मुमकिन नहीं, तब भी मेरा क्या बिगड़ेगा। जो साल बाद नए इलेक्शन होने वाले हैं मैं फिर मैदान में आ जाऊंगा, लेकिन तुम हार गए तो तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। सरदार रशीद उसे समझा रहा था। एक लम्हे के लिए तो सूरत हाल की संगीनी का इदराक होने से रियासत शाह भी लरज़ कर रह गया। वाकई शिकस्त के बाद उसके लिए कोई चांस बाकी नहीं रहता था। तुम कहना क्या चाहते हो? बिला आखिर उसने कदर कमजोरी दिखा ही दी। जिसे तुम कामयाब रहोगे और हम भी। सरदार रशीद ने उसकी आंखों में झांका। तुम हमारे लिए यूनियन काउंसिल की चेयरमैनी छोड़ दो और अगले इंतखाब में MNA की सीट भी हमारी होनी चाहिए। इसके अवज मौजूदा MPA की सीट हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। सरदार रशीद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और फजल शाह को यूं लगा जैसे किसी ने बड़े जोर से गूंसा उसके दिल पर दे मारा हो। अगर यूनियन काउंसिल उसके हाथ में ना आए तो उसकी तरफ से सब कुछ भाड़ में जाता। इस तरह तो सिर्फ रियासत शाह ही फायदे में रहता, वो तो मारा जाता। ये कैसे मुमकिन है? बेख्तियार इसके मुंह से निकला। रियासत शाह ने घूर कर इसकी तरफ देखा, क्योंकि अपनी मौजूदगी में फजल शाह का बात करने का इख्तियार उसने पहले कभी इसको नहीं दिया था। मुझे कुछ सोचने और दो सरदार रशीद, ये फैसला वक्त चाहता है, रियासत शाह ने कहा। नहीं रियासत शाह, इस वक्त दरअसल हम दोनों के पास एक दूसरे को मारने के लिए वक्त ही सबसे बड़ा हथियार है। वो तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। इस मेज से फैसला करके उठना होगा। और हाँ, अपनी बात का बंदोबस्त हमने कर रखा है कि एक दूसरे को जो गारंटी भी दी जाएगी वो इसे पूरा किया जाएगा। सरदार रशीद उसे सीट देने के लिए तैयार नहीं था। हम आधे घंटे बाद मिलते हैं, ये कहकर रियासत शाह ने फजल शाह को उठकर अपने पीछे आने का इशारा किया। सरदार साहब, अब मैं देखता हूँ कि इसकी होशियारी और सियासतबाजी को फजल शाह कभी इसे ये ऑफर कबूल करने नहीं देगा। उसने फजल शाह को राजी कर भी लिया तो फजल शाह उसे मार डालेगा। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपनी हार का तमाशा अपनी आंखों के सामने देखता रहे। आलमदादा ने सरगोशी के लहजे में कहा। फजल शाह, बेवकूफों की तरह जिद नहीं किया करते। हम मौजूदा इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये तभी मुमकिन था अगर नतू खां की बरादरी हमारे साथ रहती। उनके 8-10 हजार वोटर्स ही किसी की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें यह ऑफर मान लेनी चाहिए। रियासत शाह ने फजल शाह को जिच होकर कहा, जो किसी भी तरह इसके हक में दिखाई नहीं दे रहा था। शाह जी, वो तो ठीक है, अगर हम वक्ती तौर पर मान भी जाएं तो यूनियन काउंसिल, और आप जानते हैं कि यूनियन काउंसिल हाथ से गई तो हम इलेक्शन का खर्च भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इन हालात में कोई मिनिस्ट्री नहीं मिल सकेगी, और कोई मशावरत के लिए सीट भी मिल गई तो हम क्या कमा लेंगे। बहरहाल मुझे आपके हर फैसले का एहतराम है। ये तमाम बातें फजल शाह दिल पर जबर करते हुए कह रहा था। इसके दिल में अपने सौतेले भाई के लिए पहले से मौजूद नफरत में बेपनाह इजाफा हो गया था, क्योंकि वो इस मरहले पर भी फजल शाह ही को कुर्बानी का बकरा बनाने पर तुला हुआ था। शाबाश फजल शाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बेफिक्र रहो। इतना गधा मैं भी नहीं कि आसानी से इन्हें हलवा खाने के लिए दे दूं। मैंने भी दुनिया देखी है फजल शाह। इन सीखों को सियासत कहाँ से आ गई। एक मरतबा असेंबली में पहुंच जाऊं। अभी यूनियन काउंसिल के इलेक्शन को 6 माह बाकी हैं। मैं कोई न कोई बहाना बनाकर सरदार रशीद पर मुआहदा तोड़ने का इल्जाम लगा दूंगा। कोई न कोई जवाब पैदा कर लूंगा। तुम्हारी सीट पक्की है फजल शाह, लेकिन फिल वक्त मुझे MPA बन जाने दो। रियासत शाह ने इसे बच्चों की तरह बहलाना चाहा। ठीक है शाह जी, आप जो हुक्म दें, फजल शाह ने दिल पर पत्थर रखकर खून के घूंट पीटते हुए कहा। उसने दिल ही दिल में कुछ और तय कर लिया था। वो इस तरह बंधे हाथों से अपनी गुड़िया नहीं दे सकता था।